नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग 26, 27, 28 मई के करंट इवेंट पर डिस्कशन करेंगे और मैं उन्हीं करंट इवेंट्स को लेता हूं जो कि प्री के साथ साथ मेंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए, 26 तारीख के समाचार में लाइबेरिया का एक कार्गो शिप है जो कोच्चि के समुद्र में डूब गया और ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि उसमें जितने कंटेनर रखे हुए थे वे सब खतरनाक गैस एवं केमिकल से भरे हुए थे और इस लाइबेरिया कार्गो शिप के डूबने से पर्यावरण जनजीवन को खतरा है कोच्चि के इर्द गिर्द, इसीलिए इसका रेस्क्यू किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि कितना प्रभाव जल जीवन पर पड़ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कहाँ का कार्गो शिप था, ये लाइबेरिया का था। इसका नाम MSC एल्सा 3 था। ठीक है, और ये कोच्चि महासागर में या कोच्चि सागर में समुद्र में ये डूबा है। ठीक है, और दूसरा एक समाचार है कि आगामी G7 की बैठक जून माह में कनाडा में जब आयोजित होनी है, ये ओटावा में होनी है और इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया गया है। विगत दिनों से कुछ समय से भारत और कनाडा के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं थे जब जस्टिन ट्रूडो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, क्योंकि उन्होंने खालिस्तानी आपके हरदीप सिंह निज्जर की वहाँ हत्या हुई थी, उसमें उन्होंने सीधे सीधे भारत पर आरोप लगा दिया था, जिसके कारण भारत ने इस पर नाराज़गी व्यक्त की थी और राजनयिक संबंध लगभग समाप्त हो गए थे। राजनयिकों को वापस ले लिया गया था, लेकिन अब वहाँ पर लिबरल गवर्नमेंट, कॉर्नी की गवर्नमेंट बनी है और जिन्होंने भारत के साथ अच्छे रिश्तों को बनाने का प्रयास किया है, इसीलिए आगामी G7 में उन्होंने भारत को आमंत्रित किया है। भारत G7 का स्थायी सदस्य नहीं है और सबसे अच्छी बात है कि कनाडा की जो कनाडा में भारतीय मूल की विदेश मंत्री हैं, भारतीय मूल की विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है अनीता आनंद। इनके माता पिता दोनों ही भारतीय थे और भारतीय हैं और ये कनाडा में एज डॉक्टर दंपत के रूप में गए थे। वहीं पर इनका 1967 में अनीता आनंद का जन्म हुआ है और ये इससे पहले भी डिफेंस मिनिस्टर आदि रह चुकी है कनाडा में। वर्तमान में इनको विदेश मंत्री बनाया गया है और ये 58 वर्षीय हैं। इसलिए भारतीय मूल की मंत्री अनीता आनंद के होने के कारण अभी हाल में हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी से बात हुई है, उसमें ही इस बात का खुलासा हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री जी को अगले G7 में बुलाया जाना है। ठीक है, अगला समाचार है गुजरात के दाहोद, बहुत पिछड़ा जिला था जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बताया, सबसे पिछड़ा जिला था गुजरात का। वहाँ पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का उद्घाटन किया है 26 मई को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और ये भारत का दूसरा लोकोमोटिव है। पहला लोकोमोटिव चितरंजन है और दूसरा लोकोमोटिव आपका दाहोद का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, जिसे D9 दिया गया है नाम, इसको बनाया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लोकोमोटिव है क्योंकि जो भारत का पहला लोकोमोटिव चितरंजन था, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। 26 जनवरी 1950 में स्थापना की गई थी और तब से लगभग 12,000 ये लोकोमोटिव बना चुका है। चितरंजन लोकोमोटिव पश्चिम बंगाल में, चूंकि ये प्रश्न आ सकता है, दाहोद का जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाया गया है इसके साथ साथ ये पुराना भी पूछ सकता है कि पहला लोकोमोटिव कहाँ था, ये कहाँ है, तो आपको याद रखना पड़ेगा चितरंजन लोकोमोटिव ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, ये प्रतिवर्ष लगभग 700 से अधिक लोकोमोटिव बनाता है। ठीक है, तो अब इसके पश्चात एक अगला समाचार है सिंधु जल समझौता, और ये लेटेस्ट तो नहीं लेकिन प्रतिदिन ये चर्चा में रहता है क्योंकि आपके 22 अप्रैल पहलगाम घटना के पश्चात तुरंत भारत की पहली प्रतिक्रिया थी सिंधु जल समझौता को एवेंस कर देना, सस्पेंड कर देना, स्थगित कर देना। और भारत पहले भी नोटिस लगातार पाकिस्तान को भेजता रहा है कि सिंधु जल समझौता पर फिर से विचार किए जाने की ज़रूरत है। क्यों विचार किए जाने की ज़रूरत है?
चूंकि जब ये समझौता हुआ था तब देश की आज़ादी के बाद समझौता था और तब उस समय भारत की ज़रूरतें सीमित थी। जैसे जैसे परिस्थितियां बदली हैं और वैसे वैसे ज़रूरतें बढ़ी है, तो उसके दृष्टिगत ये विचार किया जा रहा है कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। पुनर्विचार इसलिए होना चाहिए कि लगातार पाकिस्तान जब भी भारत कोई काम करता है जल विद्युत के बारे में, तो पाकिस्तान इस पर विवाद पैदा करता है और ये सामान्यतः विवाद वर्ल्ड बैंक के लेवल पर जाता है या अंतर्राष्ट्रीय पंचायत के लेवल पर जाता है। ठीक है, तो इसलिए बात आती है कि बार बार विवाद करने से अच्छा ये है कि एक बार फिर से इसमें विचार किया जाए। विचार करने की इसलिए ज़रूरत है कि ये जब समझौता 19 सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एवं वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता पे हुआ था। कभी भी प्रश्न बन सकता है कि भारत पाकिस्तान के अतिरिक्त और कौन इसमें शामिल हुआ, तो आप ये कह सकते हैं वर्ल्ड बैंक। इसकी मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक ने की थी समझौते की। देखिए, इस समझौते का मुख्य कारण था कि नदियों को दो भागों में बांटा गया था, पूर्वी नदियां और पश्चिमी नदियां। पूर्वी नदियों पर भारत का अधिकार दे दिया गया था। तो पूर्वी नदियों में कौन कौन सी नदियां आती थी? आपका सतलज, ब्यास और रावी। ठीक है, और पश्चिमी नदियों पर पाकिस्तान का कंट्रोल दिया गया था। इस पर सिंधु, झेलम, चिनाब आती है। लेकिन पूर्वी नदियों का जो वाटर फ्लो है, मिलियन एकड़ फीट, MAF से उसको हम संबोधित करते हैं, वो केवल 32.6 है। और जबकि पश्चिम की नदियां जो है, झेलम, चिनाब और सिंधु है, इसमें 135.6 MAF है। यानी कि 4 गुना से ज़्यादा का जल बहाव पश्चिम में है। ये कहा गया कि पश्चिम की नदियों पर आपका पाकिस्तान का नियंत्रण रहेगा, पूर्वी नदियों पर इंडिया का नियंत्रण रहेगा। लेकिन पश्चिम की नदियों पर भारत सरकार या भारत बिजली बनाने का काम, घरेलू उपयोग का काम, कृषि उपयोग का काम ले सकता है पश्चिम नदियों से भी। ठीक है, ये हमारे एग्रीमेंट में लिखा था। तो भारत ने इस पर काम किया और काम करने पर मात्र 3.6 MF जल संरक्षण का डैम बना पाया। मतलब कि उसके पास 135.6 MF का जल बहाव है पाकिस्तान के पास। उसमें से केवल हमने पश्चिम नदियों से 3.6 MF जल संरक्षण के डैम बनाने का हमको अधिकार मिल पाया, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा विवाद पैदा करता है। और भारत ने पश्चिमी नदियों पर, पश्चिमी नदियों का मतलब है झेलम और चिनाब, झेलम और चिनाब पर कुछ बांध बनाए ताकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक का निर्माण हो सके, सिंचाई के लिए काम आ सके, जिसमें सलाल डैम, क्योंकि आपको इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये इतना चर्चित है। मेंस में तो आएगा सिंधु जल समझौता के बारे में बताइए, और प्री में आ जाएंगे आपके डैम, और ये बताएगा कि किस नदी पर स्थापित है, और ये पूर्वी नदी है पश्चिम नदी। तो इसलिए मेरा ये टॉपिक को बहुत थोड़ा सा अच्छे समझिएगा। सलाल डैम चिनाब नदी बना है, यानी पश्चिमी नदी है, भारत सरकार ने बनवाया। बगलिहाट डैम चिनाब नदी पर बना है। किशनगंगा डैम किशनगंगा नीलम नदी पर बना है, पाकिस्तान की नीलम नदी। और तुलबुल डैम झेलम नदी पर बने हैं। और ये सब जम्मू कश्मीर का इलाका है, और जम्मू कश्मीर के ही ज़िले हैं, जैसे सलाल डैम रियासी ज़िले पर, बगलिहाट डैम डोडा में, किशनगंगा गुरेज में, और तुलबुल बारामूला क्षेत्र में बनाए गए हैं। ये सारे डैम बनाते समय पाकिस्तान ने आपत्ति जताई, कभी डैम के गेट को लेकर, कभी डैम की ऊंचाई को लेकर, कभी डैम के जल संग्रहण को लेकर। जबकि हमारे संधि में लिखा हुआ है कि भारत हाइड्रो इलेक्ट्रिक, सिंचाई, घरेलू उपयोग के लिए पानी का उपयोग पश्चिमी क्षेत्र की नदियों के पानी का उपयोग करेगा। अब इस पर इसलिए विचार करने की जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान 135.6 MF पानी पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा है, और जल एक महत्वपूर्ण है, और उसके पाकिस्तान के आपके डैम बनाने की टेक्नोलॉजी भी इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, और भारत का जो ये तीनों नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, इसका निकास भारत के क्षेत्र पर, और भारत इसके ऊपरी क्षेत्र पर जहां से जल का निकास होता है उस पर पूर्ण नियंत्रण है। और जब उस पर पूर्ण नियंत्रण होने के कारण भारत चाहेगा तो उस पर अगर नियंत्रण स्थापित कर लेगा भविष्य में,
तो हो सकता है पाकिस्तान को इसी बात की चिंता है, तो पानी नीचे पाकिस्तान की ओर जा नहीं पाएगा। और लेकिन इसके लिए भी बहुत समय चाहिए, 20 से 25 वर्षों का समय चाहिए, जबकि भारत अभी केवल पश्चिमी नदियों पर 3.6 MF जल संरक्षण के डैम बना पाया है, जबकि उसकी क्षमता पश्चिमी नदियों की 135.6 है, और जबकि पूर्वी नदियों की क्षमता केवल 32.6 है। अब देखिए 32.6 का भी 3.6 कितना कम है, मुश्किल से 10% है। तो भारत कितने भी डैम बनाए फिर भी 130.6 MF जो जल बहाव है उसका पूरा सदुपयोग फिर भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए भारत ने कहा है कि हम इसको एवरेज करते हैं और पुनः सिंधु जल समझौते पर फिर से एक बार विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि इस समझौते को हुए लगभग 65 वर्ष बीत चुके हैं। ठीक है, तो भारत ने इसीलिए इसको एडवांस किया ताकि हम अधिक से अधिक मात्रा में जल का उपयोग कर पाए। जल का उपयोग तुरंत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब 60 सालों में ही केवल 4-5 डैम बन पाए हैं और केवल 3.6 MF जल संरक्षण हम कर पाए हैं पश्चिम की नदियों का, अभी बहुत अधिक संभावना है, लेकिन इन सब कामों में बहुत अधिक समय भी लगता है। जल को संरक्षण, जल को रोकना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन अगर समझौता पुनः होगा तो जो विवाद बार बार वर्ल्ड बैंक तक और इंटरनेशनल पंचायत तक पहुंचता है तो वो रुकेगा, क्योंकि भारत कोई भी कदम उठाता है डैम बनाने के संबंध में पश्चिम नदियों में, तुरंत पाकिस्तान विवाद उत्पन्न करता है, भले ही वो पश्चिमी क्षेत्र की नदियों का उपयोग न कर पा रहा हो, उसका 1% भी उपयोग न कर पा रहा हो, लेकिन वो विवाद अनिवार्य रूप से करता है। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सिंधु जल समझौते के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और 26, 27, 28 की जो महत्वपूर्ण घटना है उसके बारे में मैंने आपको सामान्य रूप से चर्चा किया है। अगले वीडियो में एक संवैधानिक विषय उभर कर आए हैं जिस पर मैं चर्चा करूंगा। एक तो कॉलेजियम, जिसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम का नए सिरे से निर्माण किया है, क्योंकि भारत के 2 आपके सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सेवानिवृत्त हुए हैं, और जिसके कारण कॉलेजियम में परिवर्तन हुआ है। और कॉलेजियम में परिवर्तन होने के कारण यह भी है कि 2 सुप्रीम कोर्ट के जज सेवानिवृत्त हो गए, और एक सुप्रीम कोर्ट की जज सेवानिवृत्त होने वाली है जून में, लेकिन उन्होंने अपना समझ लीजिए कि अंतिम कार्यकाल पूरा कर लिया है, लेकिन आने वाले समय में सेवानिवृत्त जाएंगे। तो 3 सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम ने भारत के राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन किया है। और जो वर्तमान में जो कॉलेजियम है ये 5 सदस्यीय कॉलेजियम होती है, और कॉलेजियम का काम है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति, जजेस के ट्रांसफर, अदला बदली जो जजों की होती है उसका रिकमेंडेशन राष्ट्रपति को करें। ठीक है, 124 और 217 में ये अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति महोदय राज्य उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करते समय आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से राय लेंगे। तो उसी के तहत कॉलेजियम बनाया गया, और कॉलेजियम के जो मुखिया होते हैं वो चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अन्य 4 वरिष्ठतम सदस्य जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं उनको रखा जाता है। तो वर्तमान में जो भारत के सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है उसमें BR गवई, न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति JK महेश्वरी और न्यायमूर्ति BB नागरत्ना, इनको शामिल किया गया है। और ये 5 सदस्यीय कॉलेजियम ही जजेस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति, स्थानांतरण आदि पर विचार करती है। और इसी कॉलेजियम ने 3 जजेस को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करने का परामर्श राष्ट्रपति को दिया है। देर सवेर 15 दिन, 1 महीने के अंदर जब सारी विजिलेंस जांचें हो जाएंगी, सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए जाएंगे, तो राष्ट्रपति महोदया उस पर अपनी सहमति व्यक्त कर देंगी। उसमें NB अंजारिया, ये चीफ जस्टिस है कर्नाटका हाई कोर्ट के। दूसरे हैं विजय बिश्नोई, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। और बॉम्बे हाई कोर्ट के जज हैं AS चंद्रकर। ठीक है, तो AS चंद्रकर, ये 3 जो जजेज हैं इनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट यानी कि नियुक्ति के लिए सिफारिश
कॉलेजियम ने किया है। तो आपको कॉलेजियम के बारे में समझ में आ गया कि कॉलेजियम का काम होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण के बारे में कार्रवाई करना। ठीक, अभी हाल में 21 जजों की उन्होंने स्थानांतरण किए हैं, वो स्वतः ही करते हैं जब स्थानांतरण करना होता है तो। ठीक, और एक विषय और आया है न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के संबंध में। इंडियन एक्सप्रेस ने कल खबर छापी है कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति को, जो आपके तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे संजीव खन्ना साहब, की रिकमेंडेशन भेज दिया है, जिसमें उन्होंने यशवंत वर्मा के, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन का संस्तुत किया था। तो अब जून माह में, जब जून जुलाई माह में मानसून अधिवेशन प्रारंभ होगा तो संभावना प्रबल है कि पहली बार सरकार इम्पीचमेंट मोशन के लिए प्रस्ताव लाएगी। तो इस पर हम अगले वीडियो में विस्तार से बात करेंगे और बताएंगे कि इम्पीचमेंट मोशन कैसे आता है, अब तक किसके किसके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन आया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में इम्पीचमेंट मोशन का उल्लेख है और किस प्रकार से प्रक्रिया का पालन किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।